हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा राजपूत क्लास 12th की हिस्ट्री के लिए कुछ और कंटेंट लेके आई हूँ, जिसमें आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो इससे क्या होगा, हिस्ट्री में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे या देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें जैसे पता है, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि 3 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री में आएंगे, बाकी तो सोर्स बेस्ड हैं हमारे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 3 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चन साथ में जो हमें बीच में सोर्स क्वेश्चन में दिखेंगे, हम उसको भी एक बार देख लेंगे। बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए और 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। एमसीक्यूज के लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, बट फिलहाल अभी हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जिस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, जमींदार अपने भू संपदा की संभावित नीलामी को रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते थे। यानी कि अगर आप अपनी थर्ड बुक का चैप्टर पहला वाला देखें तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा बेटा। यानी इससे आपको यह पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जमींदारों के द्वारा कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे ब्रिटिशर्स से अपनी जमीन को बचाने के लिए। ठीक है, आपको पता है जैसे जमींदार अपनी जो जमीनें थी वो अपनी माताओं या बहनों में दे देते, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था कि महिलाओं की जो जमीन है उसको ऑक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जमींदार क्या करते थे, अपने ही कुछ लोगों को वहां पे जब नीलामी हो रही होती थी तो भेज देते थे। तो इस तरह की कुछ बातें आप इसमें बताओगे, लेकिन आपको 3 पॉइंट कवर करने, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें कितने पॉइंट लिख दोगे, 3 पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट में बताओगे, फिर दूसरा और तीसरा। अगर आप कोशिश करें तो अच्छा होगा कि सब हेडिंग बना के एक्सप्लेन करें, तो बेटा वो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप सब हेडिंग बनाएं और फिर उसको एक्सप्लेन करें तो। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आप महिलाओं के पास भेज देना, जमीन को ट्रांसफर कर देना, आप ये बता सकते हो कि अपने ही लोगों को ऑक्शन में बिठा दिया जाता था, इस तरीके की बातें आप इसमें लिखोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप सब बच्चे मुझे खुद बताओगे कमेंट में कि तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे कौन सा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे और में एक और क्वेश्चन पूछ रखा है बेटा, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों तक कैसे पहुंचे। आपको इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलता है, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों तक कैसे पहुंचे। तो आप बताओगे ना कि ब्रिटिशर्स द्वारा उनको बुलाया गया था, उनको जामिनेकू की जमीन देकर। यानी कि जो संथाल के लोग थे वो हल का प्रयोग करते थे, और जबकि जो पहाड़ी लोग थे वो मना कर देते थे, हम हल नहीं छुएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने ही संथाली लोगों को पहाड़ियों तक ले जाकर ये बोला था कि आप यहाँ पे परमानेंट एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खेती करेंगे, क्योंकि जो पहाड़ी लोग थे वो ऐसा करने के लिए मना करते थे। तो आप इन पॉइंट्स को 3 पॉइंट में यहां पे बताओगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया, उनको वहां पे दामिनिकों की जमीन दी गई थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। बेटा ये भी एक अलग क्वेश्चन है आपका, ये 1857 की वॉर का है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अंग्रेजों ने जो 1857 की वॉर चल रही थी उसके जो स्टेप लिए जा रहे थे विद्रोहियों के द्वारा, उसको दबाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। आप बताओगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन में क्या किया, सेना बुलवा ली थी, आप ये बताओगे। ठीक है, आप क्या बताओगे, विद्रोहियों पे अत्याचार किए जा रहे थे लगातार, आप ये बताओगे। उनका दमन के प्रयास करने के लिए हथकंडे अपनाए गए थे, गलत प्रयोग किए गए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट था हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट, चरखे को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों माना गया। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आता है कि चरखे को क्यों इंपॉर्टेंट माना गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो आप इसमें ये बता सकते हो ना कि चरखा जो है, पहली बात तो क्या था कि गांधी जी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था कि पहली बात तो हम क्या करेंगे, विदेशी चीजों का बहिष्कार करके देशी चीजों को अपनाएंगे। चरखे का प्रयोग करके क्या किया जाएगा, हम अपने सॉवरेन बनेंगे, हम अपने काम को खुद करने वाले बनेंगे, देश में संप्रभु बनके अपना काम को संभालेंगे। आप इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को कवर करोगे। ये आपको क्वेश्चन कौन से वाले चैप्टर का मिलेगा, गांधी जी, महात्मा गांधी वाले चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी बेटा आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आप इसको भी कवर करोगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें बेटा, यहाँ पे ये 6 नंबर का है, बट आपको यहाँ पे 8 नंबर वाला कंसीडर करोगे इसे। ठीक है, आप यहाँ पे इसे 8 नंबर, 6 नंबर का अब आपका नहीं आता है पैटर्न, ये एक अलग पेपर है, तो आप यहाँ पे 8 नंबर में इसे कंसीडर करोगे क्वेश्चन जो 6 नंबर वाला है। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके के तालुकदार को भी लाचार कर दिया था। उपयुक्त कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि 1857 के विद्रोह में तालुकदार क्यों शामिल हुए थे। बेटा
देखो आपको ना ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाएंगे और अक्सर अब 2-3 साल से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। इसमें ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उस स्टेटमेंट के बाद एक्चुअल में एक क्वेश्चन आपका अटैच होगा, तो आपको फोकस इस क्वेश्चन पे करना है। पहले जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी गई है बस इसको रीड करना है, ठीक है। वहां पे आपसे कोई सवाल नहीं किया गया है, आपसे क्वेश्चन ये बाद में किया गया। इस बात पे बहुत ध्यान देना है। बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है आपका दिमाग यहाँ पे ये कह रहा हो कि अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब को ही गद्दी नहीं छीननी पड़ी, इसके इलाके तालुकदार भी लाचार हो गए। तो आप ये बताने लग जाओ कि भाई क्या कहते हैं, अवध के नवाब की गद्दी चली गई थी, उनको जब वो जा रहे थे तो सब रो रहे थे, ठीक है। आप ये सब चीजें बताने लग जाओ। आपको ये नहीं बताना, आपको बताना है कि जब अवध पे कब्जा किया गया था तब विद्रोहियों में से जो तालुकदार से, ठीक है, वो क्यों शामिल हुए। शामिल यानी आपको तालुकदार की यहाँ पे समस्याएं बतानी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई 1857 के विद्रोह में शामिल हो रहा है तो सिंपल सी बात है बेटा, उनकी अपनी अपनी समस्याएं थी तभी वो शामिल हो रहे थे, है ना। तो आप यहां पर यही बताओगे कि तालुकदार से ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन कौन सी क्या ले ली गई थी, सारी की सारी शक्तियां ले ली गई थी तालुकदार की, ठीक है। उनके साथ कौन कौन सी ट्रीटी जबरदस्ती की गई थी, आप उनका भी यहाँ पे वर्णन करोगे। 8 नंबर में है, इस चीज को क्लियर रखना। और आपको ये बात पहले से पता है, तालुकदार उन्हें कहा गया था जो हमारे टाइम पे जब इंडिया का राज अपने देश पे हुआ करता था ब्रिटिशर्स आने से पहले, तो उन तालुकदार ये वही हैं जो राजा हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने आने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आने के बाद इन्हीं राजाओं को जमींदार या तालुकदार बना दिया था, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट, भारतीय संविधान बनाते समय दलित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए विभिन्न तर्क बताइए। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो संविधान वाला चैप्टर है उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो जैसे कि ये चॉइस में दिया गया है, एक तो दलितों के लिए क्या क्या विचार रखे गए थे संविधान में, और केंद्र और राज्य की शक्तियों को बंटवारे को लेकर, ठीक है बेटा। देखो पहले वाला क्वेश्चन समझते हैं। भारतीय संविधान बनाते समय दलित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए तर्क बताने हैं। यानी इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, 8 नंबर में आएगा तो आप अलग अलग विचार बताओगे कि दलितों को लेकर क्या क्या विचार रखे गए, कि न किस किसने उनकी सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है, उनका नाम लिखोगे और उनके बारे में बताओगे। इस चैप्टर में से आपको सबके विचार पढ़ने हैं, जैसे कि मैं बता रही हूं बार बार आपको, जैसे कि मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी के विचार, अंबेडकर जी के विचार, गांधी जी के विचारों को कैसे संविधान सभा में रखा गया था, ठीक है। अब है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया बंटवारा कैसे किया गया है, ठीक है। तो आप बता दोगे, जो संविधान सभा में इस चीज को लेकर डिबेट हुई थी, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि संविधान सभा में इस चीज को लेकर डिबेट चली थी कि केंद्र को मजबूत रखा जाए या फिर राज्य को। आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ पर केंद्र मजबूत है, यानी कि हमारे यहाँ पे संघवाद तो है लेकिन अर्ध संघात्मक देश है, यानी कि जिसमें केंद्र मजबूत है। और ये आइडिया हमने किससे लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है, जिसमें केंद्र को मजबूत रखा गया है। और बेटा ये कोई गलत चीज नहीं है, आप इसमें ये बताओगे इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि हमारे देश की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये, लेकिन आपको सिर्फ इंट्रो में बताना है, बिल्कुल 2-3 लाइनों में बस। फिर इसके बाद सब हेडिंग लिखोगे केंद्र और राज्य की भी शक्ति का बंटवारा, वो आपकी जो सब हेडिंग बनेगी ना, फिर उसके बाद आप सारा एक्सप्लेन करोगे। आपको अपने आंसर का फोकस इसी पे रखना है जो क्वेश्चन में पूछा जाए। ये चीज को याद रखना, हमेशा आंसर में वो ही बताते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, उससे अलग नहीं भटकते। कई बच्चे अपनी कहानी मतलब जो आता होता है ना वो लिखते चले जाते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो ही बताओगे, ठीक है। इसमें आप ये बता दोगे केंद्र में वो टॉपिक रखे गए जिनका संबंध देश से होता है, राज्य में वो टॉपिक रखे गए जिनका संबंध राज्य से होता है। फिर आप उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करोगे। हाँ, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं तो ये बता दो बेटा, पॉलिटिकल में साइंस में भी आप जो चीजें पढ़ रहे हो आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक यही है कि केंद्र में डिफेंस आएगा आपका, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स आएंगे आपके, बैंकिंग सिस्टम, करेंसी, वो सब चीजें बता सकते हो। जबकि राज्य में राज्य लेवल की पुलिस, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सब दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक बेटा इग्नोर करेंगे, अभी है नहीं आपका ये। हाँ नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह। बेटा इसको लेके केस स्टडी बहुत बार आ जाती है,
ठीक है, मैंने आपको पहले भी इस चीज को बताया होगा, अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए कि नमक सत्याग्रह ये वाला जो चैप्टर है गांधी जी वाला, इसमें से केस स्टडी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप मार्क कर लीजिए, या तो इसमें से या फिर केस स्टडी आने के चांसेस है आपके संविधान वाले चैप्टर में से, दोनों मार्क कर लीजिए। और 1857 के वॉर वाले में से तो आपका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है कि इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ओके यहाँ पे है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से आरंभ की, तो बेटा हमें पता है ना, उन्होंने अपने आश्रम से स्टार्ट करी थी साबरमती से, और कहां तक गए थे, दांडी तक। क्या करने के लिए, नमक बनाने के लिए। ठीक है, नमक विरोध का प्रतीक क्यों था बेटा, गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, क्योंकि आपको अगर पता है बेटा इस चीज से तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए कि क्या था कि ब्रिटिशर्स ने कई सारी चीजों पर टैक्स लगा रखे थे, तो गांधी जी को सबसे ज्यादा इस चीज से दिक्कत थी। गांधी जी कह रहे थे सब टैक्स तो एक बार को सोचे जा सकते हैं, लेकिन ये इतना बेकार टैक्स है जो सबसे बुरा टैक्स माना गया, क्योंकि नमक पहली बात तो एक नेचुरल चीज है, हमारे ही देश का है, और इसको गरीब अमीर सब यूज करते हैं, इसके बगैर खाना नहीं बन सकता, और उसी पे तुम लोगों ने टैक्स लगा रखा है। तो गांधी जी ने सोचा अगर मैं एक ऐसी चीज लूं, ऐसी कॉन्क्रीट चीज लूं जो हिंदू मुस्लिम की एकता भी बने, किसान और जमींदार की एकता बनाए, कोई ऐसी चीज जो बिजनेस क्लास और मजदूर क्लास के लिए एकता बनाए, उस प्रतीक को चुना जाए। तो गांधी जी ने इसको इसलिए चुना था। गांधी जी ने नमक एकाधिकार को चौतरफा अभिशाप क्यों कहा, बेटा अभी मैंने आपको समझा दिया, आप यहाँ पे बता दोगे कि अभिशाप क्यों माना गया था इसे। ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें सिर्फ 1 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, इसे भी, और 2 नंबर वाले को 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। और केस स्टडी जब भी करोगे तो जो भी आपका पॉइंट दिया जाएगा यहाँ पे उसको लिखना है कि 8.1 का आंसर है, 8.2 का आंसर, इस तरीके से। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट एक और पेपर बेटा उठाया है मैंने यहाँ पर, जिसमें आप ये देखिए कुछ क्वेश्चंस को। हाँ, उदाहरणों की मदद से सिद्ध कीजिए कि हड़प्पाई लोगों ने पूर्व वस्तुओं को खरीदने, आदान प्रदान के लिए उन्होंने पश्चिम एशिया के साथ संपर्क स्थापित किए। ठीक है, आप देखो इसमें पहली बात तो आपका हड़प्पा वाले चैप्टर का है, उदाहरण की मदद से बताना है। ठीक है, हड़प्पाई लोगों ने पूर्व वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या किया था, पश्चिम एशिया के साथ संपर्क स्थापित किए थे। आपको जस्टिफाई करना है, तो आप यही सारी चीजें बता दोगे कि हड़प्पा के लोग किस तरीके से दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाते थे, वो एविडेंस बताओगे। ये 3 नंबर का करोगे बेटा, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में। ठीक है, आप वो एविडेंस बताओगे, जैसे मृदमान मिले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हमें मिट्टी के बारे में पता चला जो हड़प्पा में नहीं पाई जाती थी, बाहर से लाई जाती थी। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें मिली हैं, तो आप ये चीज के उदाहरण देने हैं जो चैप्टर में आपको बताए गए हैं कि कौन कौन सी चीजें ये लोग ओमान से क्या करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषता बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप इस क्वेश्चन को तो 8 नंबर के लिए भी रेडी कर लेना। ठीक है, सिर्फ 3 नंबर में नहीं, 8 नंबर में भी रेडी करोगे कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषता की गई है, कि इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे चल पाता था, उसकी एक राजधानी कहां पर और दूसरी राजधानी कहां पर। ठीक है, तो इतने बड़े एरिया को किस प्रकार से वो लोग चलाते थे, आप उसके बारे में बताओगे। फिर आप इसकी समितियों, उप समितियों के बारे में बताओगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ पहला पॉइंट बता दोगे। ठीक है, कि बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, राजधानी पे मेन फोकस रहता था, बाकी आसपास के एरियाज पे। फिर दूसरा बताओगे कि इसको इतने मैनेजमेंट किया गया था कि समिति उप समितियों को काम बांट दिया जाता था, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। 3 नंबर में आपको ये अच्छे से पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिखने की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है, 4 पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक, पॉइंट जो कंटेंट वाले, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स आप 8 नंबर वालों में लिखे होगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बेटा, विजयनगर का महानवमी डिब्बा विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था। बेटा विजयनगर वाले में से आप महानवमी डिब्बा पक्का करके जाओगे, विरूपाक्ष मंदिर, विरुठल मंदिर, ठीक है, आप ये वाला पक्का करके जाओगे, ये टॉपिक्स अक्सर पूछे जाते हैं। और कृष्णदेव राय की उपलब्धियां, अगर आप सब चाहेंगे तो बच्चे मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो शेयर कर दूंगी, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि आपको हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप महानवमी डिब्बे की सिंपल विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे वाले इसको रीड करिए और पूछा क्या गया है वो यहाँ पे फोकस करिए। ठीक है, उदाहरणों के साथ बताना है। तो महानवमी डिब्बा में कौन कौन से अनुष्ठान होते थे। ठीक है, नवमी यानी कि 9 देवियों से रिलेटेड अक्सर यहाँ पे त्योहार मनाए जाते थे, ऐसा माना जाता है।
एनजी रंगा ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर किए जाने का आह्वान क्यों किया? बेटा मैंने आपको बता दिया, संविधान सभा वाले में चैप्टर में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपसे अलग अलग संविधान निर्माताओं के द्वारा क्या क्या विचार रखे गए थे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो एनजी रंगा ने किसके बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में क्या बताया है आपको ये बताना है, ठीक है। उन्होंने आर्थिक स्तर पर अल्पसंख्यकों का वर्णन कैसे किया है, ठीक है। उन्होंने क्यों कहा था कि सही मायने में देश के अल्पसंख्यक वो हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग लोगों ने अल्पसंख्यक की डेफिनेशन अलग अलग रूप से दिया। किसी ने जाति पर आधारित बोला और किसी ने बेटा जी आपका आर्थिक अर्थव्यवस्था पर आधारित बोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दक्कन के देहाती इलाकों में रैयतों के जीवन पर अमेरिकी गृहयुद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जब देहाती इलाकों में, ठीक है, भारत के देहाती इलाकों की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है। जब देहाती इलाकों में कह रहे हैं रैयतों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, जब अमेरिका में क्या शुरू हो गया था, गृहयुद्ध। यहां पे बेटा आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अमेरिका में जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो उसका असर भारत के ग्रामीण इलाके पे क्या पड़ा। तो अगर आपको पता हो बेटा, आपने चैप्टर रीड किया हो, नहीं तो सुनिए कि अमेरिका में गृहयुद्ध छिड़ने की वजह से जो कपास ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन अमेरिका से लिया करता था वो बंद हो गया, ठीक है। अब कपास किसके पास नहीं है, अमेरिका के पास, अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ब्रिटेन को तो कॉटन चाहिए चाहिए क्योंकि उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया है कपड़ा बनाने के लिए। तो ब्रिटेन ने जो डिमांड है वो कहां पे बढ़ा दी, इंडिया में, क्योंकि ये चीज की खोज की गई कि कौन सा ऐसा देश है जो हमारी नीड को कंप्लीट कर सकता है, तो ऐसा देश था हमारा भारत, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन है पूछ रहे हैं कि ऋतु जी में अमेरिकी गृहयुद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बताओगे डिमांड बढ़ गई थी कॉटन की इंडिया में, इसकी वजह से, और किसानों को अच्छा रेट भी दिया जा रहा था, और जो मीडिएटर्स थे उनको कह दिया गया था जितना हो सके उतना कर्जा दो, ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनको कर्जा भी आराम से मिल जाता था। लेकिन यही क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है कि गृहयुद्ध खत्म होने का क्या असर पड़ा, तो उसकी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, जिसमें आपका आ जाएगा ऋण का स्रोत सूख गया, क्योंकि अब जो मीडिएटर्स थे, जो मनी लैंडर्स थे, उन्होंने कर्जा देना बंद कर दिया था क्योंकि कॉटन की डिमांड अब कम हो गई इंडिया से, ठीक है बेटा। 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक भेद के लक्षण क्यों दिखाई नहीं दिए, ठीक है बेटा। हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक भेद, क्योंकि बेटा आप सिंपल यहां पे बताओगे दोनों मिलके लड़े थे, ठीक है। बल्कि यहां पे इन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह जफर को मुख्य बनाया था 1857 के विद्रोह के लिए, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हिंदू और मुसलमानों की एकता से ही देश को आजाद किया जा सकता है। यही चीज पुख्ता थी बेटा, दो मेजोरिटी ग्रुप देश में रह रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम्स, और दोनों जब तक एक नहीं होंगे हम देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। और इसी सोच के साथ ही क्या किया गया था, जितने भी आहवान किए जाते थे, ठीक है, वो किसके नाम के किए जाते थे बेटा जी, हिंदुओं के नाम और मुस्लिम के नाम, जितने भी उनकी एकता के एग्जाम्पल थे वो जनता के सामने लगातार लाए जाते थे। यानी पास्ट टाइम पे हिंदू और मुसलमानों ने किस प्रकार से मिलकर दोस्ती निभाई है, ठीक है, उसके एग्जांपल जनता को 1857 में दिए जाते थे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, कि 16वीं और 17वीं सदी में कृषि इतिहास को समझने में आईने अकबरी किस प्रकार से प्रमुख स्रोत है। इसके साथ इस काल में प्रयुक्त सिंचाई और तकनीक के तरीकों को स्पष्ट कीजिए। अगर आप अपनी सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर निकालेंगे तो उसी में आपको ये वाला टॉपिक फर्स्ट में ही मिल जाएगा, स्टार्टिंग में, ठीक है, कि आईने अकबरी के द्वारा किस प्रकार से वहां की खेती के बारे में बताया गया। 16वीं 17वीं सदियों के दौरान भारत में जमींदारों द्वारा निभाई गई भूमिका बताइए। बेटा इसी चैप्टर से आपको पंचायत, जमींदार, महिलाओं की भूमिका याद करनी है। तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे जाति पंचायत वाला भी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। महाभारत वाले चैप्टर से, जैसे मैं हमेशा आपको बता रही हूं या अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि महाभारत वाले चैप्टर से कुछ टॉपिक बेटा बार बार पूछे जाते हैं। पहला, इन दोनों क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करने से पहले मैं दो क्वेश्चन और बता रही हूं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, कि महाभारत का निर्माण एकदम नहीं हो गया था, बार बार उसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं, तभी वो इतना बड़ा ग्रंथ बन के रेडी हुआ है, ठीक है। दूसरा, कि महाभारत से हमें आज के समाज में कौन सी चीजें मिली हैं, यानी कि महाभारत की जो चीजें हुई थी उससे हम आज कौन सी चीजें अपनी संस्कृति में ऐड कर चुके हैं, ठीक है। एक, अब ये देखिए 4+4 में आया हुआ है बेटा, ये देखिए 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान प्रचलित
पितृवंशित वंशित व्यवस्था के आदर्श और संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार का वर्णन कीजिए। बेटा यहां पे आपको दो टॉपिक देख लोगे, एक और दो पूछे गए 4+4 में, यानी पितृवंशिता व्यवस्था क्या थी, ठीक है, और दूसरा संपत्ति पर स्त्री का अधिकार कैसे होता था, और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार, अलग अलग अधिकार थे, स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, परंतु फिर भी कुछ एग्जांपल्स देखे जाते हैं। पितृवंशिता व्यवस्था कैसे लागू की जाती थी, ये दोनों ही आपको 4+4 में समझाने हैं, ठीक है। महाभारत का विश्लेषण करने के लिए इतिहासकारों द्वारा विचार किए गए पहलुओं का वर्णन कीजिए। इतिहासकारों द्वारा विचार किए गए पहलू, कौन कौन से पहलुओं में विचार किया गया? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में आपके वी.एस. सुधांकर और उनके विद्वानों के प्रयासों का वर्णन कीजिए। बेटा देखो, आपको ये भी 4+4 में दिया गया है। आपको ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, इसका आपको सबसे पहले पेज पे मिल जाएगा, महाभारत वाले चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले वाले पार्ट का महाभारत का विश्लेषण करने के लिए इतिहासकारों द्वारा विचार किए गए पहलू, तो उसी पे अगर आप ढंग से रीड करोगे तो आपको ये पता लगेगा कौन कौन से टॉपिक्स को विचार किया गया। लेकिन इसमें आप हस्तिनापुर वाला भी ऐड कर दोगे कि किस तरीके से हस्तिनापुर का पता लगाया गया था, कि हस्तिनापुर या आज वाला हस्तिनापुर जो हम देखते हैं वही है या दूसरा हस्तिनापुर है, महाभारत वाला है या नहीं है, ठीक है, वो वाला भी आप क्या करोगे, रीड करोगे। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक प्रचलित सिक्कों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बेटा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये वाला भी करके जा सकते हो आप। नेक्स्ट, अब्दुल रज्जाक और डोमिंगो पेस विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित थे। बेटा देखो, विजयनगर चैप्टर से आपको एक टॉपिक और करना है, कौन सा वाला करोगे आप, ये किलेबंदी का, ठीक है, विजयनगर की किलेबंदी वाला टॉपिक बिल्कुल करके जाओगे, एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो यहाँ पे तुंगभद्रा नदी से रिवर कैसे कनेक्ट की गई थी, और एक किलेबंदी विजयनगर की, ठीक है बेटा। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने शक्तिशाली केंद्र के लिए बहस क्यों की? बेटा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया और एग्जाम में आता भी है। देखो, हालांकि अम्बेडकर जी जो कांग्रेस से वो सहमत नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी अम्बेडकर जी ने केंद्र की मजबूती की बात की थी। देखो बेटा, हमें पता है वो अनुसूचित जातियों के लिए हमेशा कंसर्न रहे। उन्होंने कहा कि इनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, इन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। अंबेडकर जी ने कहा जो ये अनटचेबिलिटी होती है, जो जाति को लेकर भेदभाव हो रहा है, सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, और अगर स्टेट्स को ज्यादा पावर दे दी जाएगी तो डिस्क्रिमिनेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में हमें केंद्र को मजबूत बनाना है ताकि केंद्र जो हो सके वो स्टेट के ऊपर कुछ कंट्रोल कर सके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, दक्कन के देहाती इलाकों में रैयतों के जीवन पे अमेरिकी गृहयुद्ध का प्रभाव। देखो बेटा, क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये वाला, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। चलिए बेटा जी, हमने इतने क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियोस में और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सब बच्चों को और भी ज्यादा कंटेंट चाहिए या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए इसके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।